यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के बच्चों का ये डिमांड आ रहा था कि सर एग्जाम नज़दीक आ रहा है, लिटरेचर पार्ट को शुरू कीजिए और उसे पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 9 से लेकर के यदि 12 तक के लिटरेचर पार्ट है, यदि उसकी हम बात करें तो मुख्य रूप से उसे हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला प्रोज, दूसरा पोएट्री और तीसरा सप्लीमेंट्री। यहाँ पर हम मुख्य रूप से क्लास 10th की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी हम इस लिटरेचर को 3 पार्ट में ही बांटते हैं। पहला प्रोज, दूसरा पोएट्री और तीसरा सप्लीमेंट्री। मैं आपको बता दूं कि इस तीनों पोर्शन में सबसे टफ एक्सप्लेनेशन जिसका माना जाता है, जो टीचर के लिए भी सरदर्द बन जाता है, उसका नाम है पोएट्री। हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी कविता या कहानी वगैरह हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में उसका कहीं ना कहीं एक संदेश देना होता है, उसका उद्देश्य उस कविता या कहानी का। तो यहाँ पर जब पोएट्री की बात आती है तो यहाँ पे टीचर का क्या करता है, मोस्ट ऑफ टीचरों को हमने देखा है कि जैसे तैसे उसका थीम वगैरह, उसका संदेश वगैरह क्या देने की कोशिश किया है, उसको रट्टा वट्टा मार करके याद कर लेते हैं। हमने खुद ऐसे ही पढ़ा है, मैं आपको क्या बताऊं, और आज वही दर्द आपसे शेयर करने वाला हूं। और क्या करते हैं लोग कि जब देखिए, जब प्रोज और पोएट्री सप्लीमेंट्री पढ़ाते हैं तो वहां पे एक एक सेंटेंस बताएंगे, यहाँ पे ये टेंस है, ऐसे में हिंदी में निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये होगा वो होगा, ऐसे है ना। लेकिन जैसी बात पोएट्री की आती है तो आपने मोस्ट ऑफ टीचर को क्या देखा होगा कि यहाँ पर क्या करते हैं कि पूरा स्टेंजा को एक बार पढ़ देंगे और उसके बाद मिला जुला के उसका संदेश बताएंगे कि स्टेंजा में क्या बताने का प्रयास किया गया है। कमाल की बात यह है कि हम लोग भी कभी उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमको हिंदी सुनने में अच्छा लगता है, मजा आता है, ऐसा जी सर नो सर कहते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से वो पोएट्री पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आज आपको जो है ये पोएट्री से शुरू इसलिए कर रहा हूं कि इस सरदर्द से ही हम लोग इस सेशन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि सरदर्द होता है या सरदर्द इसे बनाया गया है। और यहाँ पे दुख की बात यह है कि टीचर इसे खुद नहीं समझ पा रहा होता है सही से, और बच्चे क्या ही समझेंगे, लेकिन हिंदी सुन करके उन्हें अच्छा लगता है और जैसे तैसे उस रट्टा वट्टा मार के सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन आंसर करके अपना कैसे भी एग्जाम भी पास कर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये कड़वा सच है कि आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि ऐसे ही रट्टा वट्टा मार करके जैसे हाई स्कूल इंटर कर लिया वैसे कंपटीशन में बैठ करके भी कर जाएंगे, तो आप बहुत ही बड़े अंधकार में जी रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। वहां पे बिल्कुल ये सबसे काम नहीं चलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको टेंस वाइज नरेशन जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, वगैरह वगैरह याद करवाया जाता है, वो क्यों करवाया जाता है? इसीलिए तो करवाया जाता है कि आप अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए। कहीं पर भी इंग्लिश का कोई सेंटेंस वगैरह या कुछ भी लिखा है तो आपके अंदर होना चाहिए कि इसका हिंदी में नहीं कैसे होगा, कहाँ पे इसका सब्जेक्ट है, कहाँ पे इसका वर्ब है, किस टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है, क्या इसका हिंदी मीनिंग होगा। जब इस तरीके की क्यूरियोसिटी पैदा कर करके उस चीज को पढ़ेंगे आप, तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे और आप इंग्लिश को जड़ से सीख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, इसके डीप स्टडी जोन में आपका स्वागत है और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ देखते हैं कि पोएट्री का सबसे जो पहला लेसन है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात जान लीजिएगा। हम लोग बचपन में जब हम 1 2 3 4 5 क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर भी हमें लिटरेचर का बुक लगवाया जाता है, कथा कहानी का बुक जो होता है। तो वहां पर हम इस बात का विशेष ध्यान नहीं देते हैं कि वहां पर भी तो पोएम पढ़ते हैं ना, तो उसी चीज को मिला जुला के मोटे तौर पे जान लीजिए, बाल का खाल मत निकालिएगा, कि मोटे तौर पे वहां पे हम पोएम बोल रहे थे, वही चीज यहाँ पे पोएट्री है। तो वहां पर हम इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे कि इस इस लेसन का क्या नाम है और इसको किसने लिखा है। लेकिन यहाँ पे ये सबसे पहली बात इसी वीडियो में बता दे रहा है, पहली वीडियो में, कि पोएट्री के जो भी लेसन हम पढ़ाएंगे, खास तौर पे मैं पोएट्री की ही बात कर रहा हूँ, उसमें लेसन का नाम और किसने लिखा है, मतलब जिसने भी रचा है इसको, उस कवि का नाम या कवित्री का नाम आपको याद 100% होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है, जो बच्चे थोड़ा भी सीरियस में पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, सेंट्रल आइडिया है ना। और ऐसे भी नॉर्मल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वहां भी ये बात आ सकता है। तो सेंट्रल आइडिया जब हम लिखते हैं तो वहां पर ये लिखना पड़ता है कि लेसन का क्या नाम है और उसको किसने लिखे हैं और वो क्या संदेश देने का प्रयास किए हैं इस कविता के माध्यम से, ठीक है ना। ये लिखने का एक सही तरीका होता है, तो वहां पे इसका काम लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो चीजें आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो, है ना, जिसके हिंदी में कहते हैं बर्फ के कण, और इसको लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कंपोज बाय, मतलब के द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और एक तरीका जान लीजिए कि पोएट्री को पढ़ने का ये बात सही है कि पहले ये जानना होता है कि वास्तव में इस कविता के माध्यम से कवि आपको क्या संदेश देने का प्रयास किया है। तो मोटे तौर पे इसको हम बता देते हैं, उसके बाद हम वर्ड टू वर्ड, और ऐसी हिंदी एक्सप्लेनेशन आप पहले कभी देखे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में एस जरूर लिखिएगा कि हाँ सर ऐसे हमने पढ़ा है।
है ना? तो चलिए देखिए यहाँ पर कि जस्ट आप सुनो बर्फ के कण, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसको लिखे हैं, इसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट हैं, यह किसी चीज को लेकर के स्ट्रेस में है कि नहीं, दुख में है। और यहाँ पे ये कारण नहीं बताया गया है कि इनकी गर्लफ्रेंड से इनको धोखा मिला है, या इनके माता पिता या परिवार में कहीं पर भी कोई मैटर क्या हुआ है, इस चीज का चर्चा नहीं किया गया है। और शायद किसी भी टीचर को पता कैसे लग पाएगा जब वो चर्चा ही नहीं रहेगा। तो ये ऐसे ही स्टार्ट हो गया है कि स्ट्रेस में है, किसी चीज को लेके ये परेशान है, ठीक है। और परेशान है तो यहाँ पे दो चीजों का और भी वर्णन किया गया है, पहला है क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब होता है पॉइजनस ट्री, मतलब एक जहरीला पौधा जिसे दतूरा का पौधा भी टीचर पढ़ाते समय कहते हैं। तो ये एक पौधा का जिक्र है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री, और एक पक्षी का जिक्र है जिसका नाम है क्रो, है ना। तो होता क्या है कि जब ये स्ट्रेस में होते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि वो जो हेमलॉक ट्री है, अब वहां भी वो पहले से बैठे रहते हैं या फिर वहां से गुजर रहे होते हैं, इस बात का चर्चा भी नहीं है। बस इस तरह से बताया गया है कि वहां पर वो हैं, है ना। और अचानक से वो वहां पर हैं चूंकि, और स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस में होने का मतलब क्या है कि किसी सोच में आप डूबे हुए हैं और डूब करके अपना प्रेजेंट का समय भी आप खराब कर रहे हैं। जो चीजें आपके साथ बीत गई, अब उस बीती हुई चीज को लेकर के प्रेजेंट का समय भी आप खराब कर रहे हैं, तो आपसे महामूर्ख कोई है नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये स्ट्रेस में है, और वहां पर वो धतूरे के पेड़ जो पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री जिसे बोल रहे हैं, वहां पर वो पहले से हैं कि वहां पे गुजर रहे हैं, ये नहीं बताया गया है, मिला जुला करके बताया गया कि वहां पर वो हैं, इतना समझ। अब अचानक कौवा जो आता है और आकर के जब उस धतूरे के वृक्ष पे बैठता है, तो वो उसके पत्ते वगैरह टहनियां वगैरह हिलती हैं, है कि नहीं। तो उसके पत्ते जब वहां बैठता है तो भाई बैठेगा तो पतली किसी ब्रांच वगैरह पे बैठेगा तो जाहिर सी बात है वो हिलेगी। तो जब वो हिलता है, मूव होता है, तो वहां से बर्फ के कुछ कण उनके सर पे गिरते हैं। अब यहाँ से ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं मौसम क्या होता है, विंटर का हो रहा होता है, तभी तो बर्फ के कण वहां गिरते हैं और उनका ध्यान टूट जाता है। टूटने का मतलब यह है कि इसको ऐसे समझ लीजिए, आपके साथ भी ये घटना कहीं ना कहीं हुआ होगा कि आप किसी बात को लेकर के परेशान रहते हैं और आपके एकांत में कहीं जाकर बैठ गए हैं और सोच में डूबे हुए हैं, है ना। अचानक से कोई पीछे से आया, हु, इस टाइप का, है कि नहीं, या आपको अचानक से कोई आवाज आ गई, है ना, तो आपका ध्यान टूट जाता है। समझ रहे हैं। तो वही घटना इनके साथ हुई है कि वहां पे वो हैं, मैंने बताया आपको, और कौवा आता है, उस पर बैठता है, बर्फ के कण इन पे गिरता है और इनका ध्यान अचानक से टूट जाता है। और इस तरीके से जब उनका ध्यान टूटता है तो उनको अचानक से उनके अंदर एक फीलिंग आती है, उन्हें ये लगता है कि यार, हम जिस ख्यालों को लेकर के, जिस दुख को लेकर के हम उस सोच में डूब करके अपना प्रेजेंट का समय भी खराब कर रहे थे, वास्तव में मैं सही नहीं कर रहा था, ये गलत है। ये गलत है कि जो चीजें बीत गई वो कभी आएंगी नहीं, वो अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है, आप प्रेजेंट का टाइम भी खराब कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो जो है उस बाकी का जो दिन है, जैसे मान लीजिए कि सपोज 2 घंटा 3 घंटा उस सोच में डूबे रहे, अचानक से एक घटना हुई, तो अब बाकी के जो घंटे दिन के बचे, उसको सोचते हैं कि अब हम इसको बर्बाद नहीं करेंगे, जो हो गया वो हो गया। अब यहाँ पे वो संदेश समाज को ये देने का प्रयास करते हैं इस कविता के माध्यम से कि इसमें जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, तो क्रो क्या है, क्रो को एक निगेटिव का सिंबल हमारे समाज ने इसको दे रखा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, देखिएगा जब आपके दरवाजे पे छत के ऊपर कहीं कौवा बैठ करके बोलता है तो लोग कहते हैं अब सुकून है ना, कुछ मतलब गलत होने वाला है। और उसी तरह से हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है ना, एक विषैला जहरीला पौधा है, तो अभी कहीं ना कहीं निगेटिव ही है। तो यहाँ पे दोनों निगेटिव चीजें मिल करके वो चीजें हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाया है। तो इस तरीके से हम अपने समाज में ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको दे देते हैं ताकि पूरी तरह से ये कविता आपको समझ में आ जाए। तो वो कहते हैं कि इस तरह से और भी तमाम सुपरस्टिशन, अंधविश्वास हमारे आसपास भरे पड़े हैं जो हमको जकड़ के रखे हैं, तो उससे बाहर निकलने का प्रयास है, मैंने प्रयास हमको करना चाहिए। क्योंकि हर सारी चीजें जो है जिसको आप निगेटिव समझ रहे हैं वो चीजें भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी ला सकती है, बशर्ते आपके दिमाग में पहले से उसके प्रति निगेटिव भर दिया गया है। तो इस चीज से बाहर निकलना ही हमारी होशियारी है। ये कविता का मुख्य संदेश यही है। अब कुछ एग्जाम्पल और देखिए ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हमने सुना होगा कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्यों भाई, तो लक्ष्मी भग जाती है घर से। तो ये समझिए कि एक सुपरस्टिशन है, एक अंधविश्वास है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अस्पतालों में दिन भर में या रात में भी जो है कि हमेशा उस वहां पे पोछा वोछा चल रहा होता है, तो क्या वो लक्ष्मी भग जाती है? वहां पे हम और आप लक्ष्मी जाके गिन के आ रहे हैं, है कि नहीं। तो इसी तरीके से और तमाम तरह की बिंड में, जैसे कहते हैं कि कहीं आप जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट दी तो जतरा खराब हो गया।
ये सब गलत बात है। वो उनका कहने का तात्पर्य बस यही है, जैसे कहीं चप्पल उल्टा हो गया तो चप्पल को टेढ़ा करने तो अपशकुन कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ गलत हो जाएगा। हाथ खुजला रहा है तो पैसा आने वाला है। इस तरह का फालतू तमाम चीजों से हम जकड़े हुए हैं। उनका तात्पर्य बस यही है कि इस कविता के माध्यम से वो यही बताने का प्रयास किए हैं, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, ये निगेटिव चीजें दोनों थी, क्रो और आपका हेमलॉक ट्री यानी पॉइजनस ट्री। तो ये दोनों निगेटिव होते हुए भी हमारे हमारे ध्यान को तोड़ा, और जब ध्यान टूटा तो मुझे लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। मतलब कि नेगेटिव चीजें ही नहीं तो हमारा ध्यान तोड़ा ना, तो ध्यान टूटा तो हम अच्छा करने का ठाने कि अब हम ये जो समय मैंने दुख में व्यतीत किया अब मैं नहीं करूंगा। तो ये तो निगेटिव चीजें हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाई। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि संसार की कोई भी चीज निगेटिव नहीं है, सबको नेचर ने बनाया है। यार तो कैसे आप कह रहे हो कि बिल्ली रास्ता काट दी, तो आप दिन भर इधर उधर घूम रहा है मुजवानी बसवाड़ी तो ठीक है, और बिल्ली इधर उधर चली गई तो दिक्कत है। ये गलत है, ये गलत है ना। तो इस तरीके से अब चलिए वर्ड टू वर्ड इस स्टेंजा का मतलब समझ लेते हैं। और जो हमारे दिमाग में ये है ना कि एक बार पूरे स्टेंजा पढ़ करके ये ऐसे ही होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप टेंस वाइज नरेशन पढ़ क्यों रहे हैं, आप खुद सोचो ना यार, है ना। तो आइए देखते हैं कि इसको कितना आसानी से हम समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको समझने से पहले एक चीज समझिएगा कि क्या आपने कभी सोचा है, और मेरा ऐसा मानना है कि आप सोचे ही नहीं होंगे कभी, क्योंकि टीचर ही जब उस चीज तक नहीं जा रहा है, उस अंदर तक नहीं जा रहा है, तो बच्चे बेचारे कहाँ से सोचेंगे। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई सेंटेंस वगैरह टेंस वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि हमको सीधा सा एक सब्जेक्ट मिल जाता है, उसके बाद वर्ब मिल जाता है, उसके बाद अदर वर्ड मिल जाता है कि नहीं। कितना आसानी से मीनिंग निकालते हैं कि सबसे पहले कर्ता का निकाल लेंगे, फिर पीछे से बैक बैक चले आएंगे। 70% यही नियम लागू होता है, आसानी से हम हिंदी कर पाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया द, है ना, द वे से स्टार्ट कर दिया गया, फिर यहाँ से सू के एक वर्ब से स्टार्ट कर दिया गया, फिर यहाँ पे द, फिर यहाँ पे फ्रॉम। अब देखिए कहीं पर भी इसमें फुल स्टॉप मिला नहीं मिला। अब दिक्कत यही आती है कि यहाँ पर बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि सर इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका वर्ब कहाँ है, समझ रहे हैं, और इसमें अदर वर्ड क्या है। तो जब हमको ये तीन चीजें नहीं मिलेंगी और इस चीज को हम नहीं पकड़ पाएंगे तो हिंदी में निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो हम जब इसको एक साइंटिफिक नजरिए से कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जब इसको हम गहराई से देखेंगे, गहराई से देखेंगे और वही ग्रामर यहाँ भी यूज करने का प्रयास करेंगे, नहीं निकाल पा रहे हैं तो टीचर से आप ये बताइए कि इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका वर्ब कहाँ है, और इसको समझने का प्रयास करें, हम स्वयं हिंदी निकालें तो फिर कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे ये गलतफहमी जो हम लोग को है कि सर ऐसे, तो सबसे पहला सवाल कि ऐसे क्यों लिखा गया, सोचें आप इसको कि ऐसे क्यों लिखा गया। ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि पोइट्री को लिखने के मुख्य रूप से 3 रूल होते हैं, है ना। पहले वो रूल जान लीजिए, ताकि देखिए ये केवल पहला में मैं इतना घुमा रहा हूँ और घुमा नहीं रहा हूँ, अच्छी बात बता रहा हूँ, आप देखिए। क्योंकि वो जो आप वो वाला पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना कि टीचर समझ रहा है, मतलब ये कह रहा है, मतलब वो कह रहा है सर जी सर, उससे कुछ नहीं होगा, आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। हाई स्कूल इंटर पास होना चुटकियों का खेल है, लेकिन आगे कंपटीशन पास करना ये बहुत बड़ा खेल है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि जब पोएट्री को लिखा जाता है तो मुख्य रूप से उसमें 3 तरीके होते हैं। पहला वो कहते हैं पोइटिक इन्वर्जन। पोइटिक इन्वर्जन का मतलब होता है किसी चीज को उल्टा में लिखना। उल्टा उल्टा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं, तो पोइट्री में हो सकता है कि इस अदर वर्ड को पहले ला दे, इसको ला दे, इसको पहले ला दे। यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं होता है। वो कभी जब लिखता है तो उसमें कई सारी बातों का ध्यान दिया जाता है। जैसे आप गाना वगैरह देखते हैं तो गाना जब देखिएगा, जो लास्ट का लाइन होता है वो ज्यादातर एक ही लय पे गिरता है, तभी वो अच्छा लगेगा। शायरी वगैरह बोलते हैं तो लास्ट लाइन देखिएगा अक्सर एक तरह गिरता है तो अच्छा लगता है। तो कभी देखता है कि कैसे उसको करना है। तो यहाँ पे पहला तरीका है जिसको कहते हैं पोएटिक इन्वर्जन। पोएटिक इन्वर्जन मतलब क्या, मतलब यह कि यहाँ पर हम चीजों को उल्टा करेंगे। उल्टा करने का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, ये जो सेंटेंस का फीचर है, ये जो है ना, इसको उल्टा पुल्टा करेगा, है ना। हो सकता है कि वर्ब को पहले, जैसे देखिए यहाँ पे वर्ब को पहले लाया कि नहीं लाया, लाया ना। अब यहाँ पे द वे है, ठीक है, अब सुख से स्टार्ट कर दिया, कैपिटल बना दिया इसको, फिर देखिए यहाँ पे द डस्ट कर दिया, फिर यहाँ फ्रॉम कर दिया, कहीं कोई फुल स्टॉप, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या सब्जेक्ट है क्या वर्ब है। तो उल्टा पुल्टा क्रम किया कि नहीं किया। तो इसी को हम लोग कहते हैं पोएटिक इन्वर्जन। अब पोएटिक इन्वर्जन कैसे किया जाता है इस बात को अभी न जानने का प्रयास कीजिए, बस इतना जानिए कि ये पोएटिक इन्वर्जन है। अब दूसरा तरीका होता है कि अच्छा ऐसा किया ही क्यों जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है बाबू ताकि जो पोइट्री है ये प्रोज से अलग दिख सके, है ना। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। तो ये पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट का मतलब होता है
कि यहाँ पर हम चीजों को, जैसे यहाँ पे लिखा द वे अ क्रो, है ना, तो यहाँ पे मुख्य रूप से बात क्रो की यदि हो रही है, सपोज करिए यदि ये मेरा सब्जेक्ट होता और ये इसका वर्ब होता तो इसके आगे इसको लिखते हैं, ऐसे लिखने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पे इंजॉयमेंट ये कहता है कि जो पहला सेंटेंस का जो मीनिंग होता है, मतलब जो पहली लाइन की जो मीनिंग होता है, ये कंप्लीट अभी हुआ ही नहीं रहेगा, उसका मीनिंग अगले लाइन में फ्लो कर जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको भी ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसका ढांचा बदल पाए। ढांचा बदलने का मतलब क्या है, आपने प्रोज का या सप्लीमेंट्री का देखा होगा, बिल्कुल उसका पैराग्राफ कट के यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, पूरा लिखा ऐसे करके, और तब जाकर के कहीं फुल स्टॉप लगाया, एगो पैराग्राफ बोल दिया उसको। तो यहाँ पे ढांचा को चेंज कर दिया जाए, है कि नहीं, ये इंजॉयमेंट का अपना रोल होता है। तो इसलिए क्या करता है कभी जो है कि यहाँ पे देखिए, अब जैसे द वे अक्रो, अब यहाँ तक जब लिखा है तो इसके आगे सेंटेंस अभी लिखो ना यार, तो न लिख करके देखो अगला लाइन में लेके चला गया सुख को, इसी को इंजॉयमेंट कहते हैं। अब इसका मीनिंग अपने आप में क्या है, इसका मीनिंग है द वे का मतलब यहाँ पे तरीका से है, तो कह रहा है कि जिस तरीके से, या वह तरीका, है ना, जिससे एक क्रो यानी एक कौवा, तो वह तरीका एक कौवा, या जिस तरीके से एक कौवा, अब आगे देखिए क्या अधूरा है कि नहीं है। तो अब इस अधूरे को, अब देखिए, अब इसका मीनिंग पूरा जानना है तो भाई अगले लाइन को पढ़िए, तो इसलिए अभी इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, अधूरा है। अब इसको पूरा जानने के लिए आप अगली लाइन को पढ़िए, तो उस अगली लाइन को एक नई लाइन से स्टार्ट कर देना ही इंजॉयमेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है। अब देखिए तीसरा आखिरी पॉइंट यह है कि यहाँ पर तीसरा है कन्वेंशन। क्या है कन्वेंशन? कन्वेंशन का मतलब यह होता है, यहाँ पे ये समझ लीजिए कि कन्वेंशन का मतलब होता है कि इसमें पोएट्री का हर एक लाइन वो किसी भी चीज से स्टार्ट हो रहा हो, वर्ब हो, कुछ भी उससे मतलब नहीं है, सेंटेंस समाप्त हुआ हो नहीं हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है, स्टार्ट जिस वर्ड से हम कर रहे हैं उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, ये होता है आपका कन्वेंशन। आई होप सर ये तीन बातें मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। और यदि आप इस चीज को अच्छे से जानना चाहते हैं कि सर इसको कैसे लिखा जाता है, तो आप कहिएगा, उसका हम डिटेल वीडियो आपको लेके आ जाएंगे, है ना। तो फिलहाल मैंने वो तरीका आपको बताया है जिस तरीके से पोएट्री आखिर ऐसे क्यों दिखती है, क्यों लिखा जाता है, ताकि ये प्रोज से अलग दिखे, है ना। चलिए, तो अब इस तरीके से ये हो गया। अब हम देखेंगे कि सर यहाँ पे लिखा है कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, यहाँ पे कह रहा है कि द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये स्टेंजा 1 हो गया और स्टेंजा 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर यदि इस वे में आप हिंदी कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ठीक है, हम ऐसे भी करेंगे। लेकिन यदि आप इसको प्रोज के ऑर्डर में लिख लेंगे, प्रोज का ऑर्डर कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें डिटेल में ये समझ जाएंगे कि कहाँ इसका सब्जेक्ट है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सुख, सुख से स्टार्ट कर दिए, तो सुख अपने आप में यदि वर्ब है, वर्ब है ही है, तो इसको इधर कहीं होना चाहिए था ना, यदि क्रोज का सब्जेक्ट है तो इधर नहीं है ना। तो जब इसको प्रोज ऑर्डर में लिखेंगे, आप उसका प्रोज ऑर्डर समझ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, कहाँ क्या है। और यहाँ पे आप एक एक लाइन को देखते हैं। अब बच्चा को चाहिए क्या कि सर इस लाइन को बता दिए, अब इसका बताइए, अब इसका बताइए, अब इसका, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है ना। क्योंकि पहला तरीका ही है पोएटिक इन्वर्जन, तो उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। अब इसका मीनिंग अब क्या है बताओ, एक कंप्लीट मीनिंग है जिस तरीके से कंप्लीट ही नहीं है। अब क्या भैया आगे बताओ क्या किया नहीं किया, तो ये वैसा नहीं है। तो इसका प्रोज ऑर्डर समझना जरूरी होता है। पहले हम डिक्टो बताते हैं, फिर इसका प्रोज ऑर्डर देखिएगा क्या हो सकता है, तो आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द वे, जिस तरीके से, यहाँ पे वे का मतलब रास्ता नहीं है, तरीका है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका वोकैब भी नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि द वे का मतलब होता है तरीका, वह तरीका, या जिस तरीके से, इसमें सेंस भी होता है पोएट्री में, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि वह तरीका या जिस तरीके से अक्रो एक कौवा सुक डाउन। अब सुक डाउन यहाँ पे एक वर्ब है सेक, है ना, तो सेक का सेकेंड फॉर्म लिखा गया है यहाँ पे सुक, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि सुक डाउन ऑन मी, तो सुक डाउन का मतलब होता है हिलाकर नीचे गिराना, और ऑन मी का मतलब होता है मुझ पर। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिलाकर नीचे गिराया मुझ पर, नीचे कहाँ गिराया, मुझ पर गिराया। और आगे कह रहा है क्या गिराया जी, तो द डस्ट ऑफ स्नो, यही तो लेसन का नाम भी है। तो डस्ट ऑफ स्नो कहने का मतलब क्या है, बर्फ के कण। तो यहाँ पे बर्फ के कण गिराया, है ना, मुझ पर बर्फ के कण गिराया, और कहाँ से गिराया, तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक पॉइजनस ट्री है ना, वहां से गिराया। अब आई होप ये पूरा स्टेंजा आपको समझ में आया कि ये क्या कहना चाहता है कि द वे, जिस तरीके से अक्रो एक कौवा सुक डाउन हिलाकर नीचे गिराया ऑन मी, मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिराया, बर्फ के कण को गिराया, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, यानी कि एक धतूरा का पौधा कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि एक पॉइजनस ट्री, एक विषैला पौधा है, उससे,
है ना, उससे गिराया। आई होप ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जब हम सेकंड स्टेंजा में आएंगे तो यहाँ पे अब आएगी आपको दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी? अब यहाँ पे चूंकि है से स्टार्ट कर दिया तो सेंटेंस है से स्टार्ट हम पूरे टेंस पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि है से स्टार्ट तब होने का मतलब यही है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाएगा, हिंदी क्या में निकलेगा, है कि नहीं? तो ये सब यहाँ है नहीं। एक्चुअली में ये जो हैज है ये सेंटेंस की शुरुआत जरूर कर रहा है, वो पोएटिक इन्वर्जन के चलते है, लेकिन यहाँ पे सच यह नहीं है कि ये क्या से हिंदी मीनिंग देगा या इंट्रोगेटिव है या ऐसा कुछ है। तो कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है? कहीं लगा है? नहीं लगा है। अब इसी के लिए आपको जो है अब जबरदस्ती यहाँ पे देखिए, अब बच्चा भी कहता है नहीं सर एक एक लाइन बताइए, टीचर जबरदस्ती समाज समझा देगा। देखिए क्या समझा देगा? समझा देगा हैज गिवन, हैज गिवन, गिवन मतलब गिवन क्या? देना। तो कह रहा है कि दिया, दिया कि दे चुका है, क्या निकालेंगे? तो मान के चलिए सपोज यदि दिया कहता है तो कह रहा है माई हर्ट, मेरे दिल को दिया। अब मेरे दिल को दिया, क्या दिया, है कि नहीं? यहाँ पे कह रहा है कि और चेंज ऑफ मूड, यहाँ मूड का मतलब होता है मनोदशा या दशा कह सकते हैं। तो मनोदशा का एक बदलाव, है ना, या मन का एक बदलाव दिया हमारे दिल को, है कि नहीं? आगे कह रहा है कि एंड और सेव्ड, सेव का मतलब क्या हुआ? बचाना। और से बचा लिया सम पार्ट, कुछ पार्ट यानी कुछ हिस्सा, कुछ भाग, ऑफ अ डे, एक दिन का। आई हैड रूड, अब रूड का मतलब क्या होता है? अफसोस होना या दुख में होना, है ना, दुख में होना समझ लीजिए या दुखी होना। तो कह रहे हैं कि आई हैड रूड, मैं दुखी था या मैं दुखी हुआ था, ऐसा कुछ। ठीक है। अब क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। इसी के लिए यदि आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं, पते नहीं, अच्छा बताइए इसमें क्या आपको पता चला? ईमानदारी से बताइएगा। इसमें अभी तो कुछ पता नहीं चल पाया होगा कि इसका सब्जेक्ट क्या था, इसका वर्ब क्या था, इसका अदर वर्ड क्या था, कहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ था, कहाँ पे एंड हुआ था, कहाँ पे वो सेंटेंस हो गया, कहाँ पे दूसरा सेंटेंस हो गया। अब बताइए इसमें क्या सब्जेक्ट क्या वर्ब माने? यदि आप सुख वर्ब मान रहे हैं तो फिर आगे चलेंगे तो फिर यहाँ पे आप फुल स्टॉप करिए, मान भी लेते हैं सपोज, तो इसमें क्या सब्जेक्ट और क्या वर्ब है ना? फिर इसी तरीके से यदि इसको अपने आप में कंप्लीट कर दे रहे हैं तो फिर ये हैज गिवन, तो फिर इसका सब्जेक्ट कहाँ है? और यदि इसका सब्जेक्ट नहीं है, एक बात कह रहे हैं, तो क्या क्या हिंदी में नहीं निकलेगा? और ऐसा किस सेंटेंस का फीचर होता है आप मुझे बता दीजिए। अब इसी के लिए आइए यहाँ पे इसका प्रोज ऑर्डर समझ लेते हैं कि एक्चुअली में इसका प्रोज ऑर्डर में क्या होता है। और इसी बात को कभी यहाँ पे जब पोएट्री ऑर्डर में लिखा है तो वो तीन चीजों को फॉलो किया है, पोएटिक इन्वर्जन, इंजॉयमेंट और आपका कन्वेंशन। इसीलिए इस तरीके से आपको दिखता है और आपको टफ लगता है। और देखिए इसका पोएट्रिक ऑर्डर देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पोएट्रिक ऑर्डर इसका यह है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ समझ में आएगा, कहाँ कौन टेंस है सब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द वे अक्रॉस टूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब देखिए यहाँ तक हमने पहला स्टेंजा वहां पे दिया है ना, तो यहाँ पे जो पहला स्टेंजा है इसको यहाँ पे कोष्टक में बंद किया गया है। क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अब ये जो सब्जेक्ट है ये नाउन क्लाउज के रूप में है। अब बच्चे यहाँ पे होंगे कंफ्यूज, है ना? तो यदि आप मेरे ग्रामर पोर्शन को देखेंगे और हमसे आप जुड़ते हैं तो आपको ग्रामर में ये वीडियो लाई जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्लाउज बताएं, लेकिन क्लाउज का जो प्रकार है इसके जो डिटेल्स वो आपको बताएंगे। यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि जब किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगल वर्ड में भी होता है, अच्छी बात है, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। आपको देखने में लगेगा कि इसमें कोई सेंटेंस है, हाँ सर वो सारे सेंटेंस मिल करके और अपने आप में एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है। सिंपल सी एक छोटी सी बात समझिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में कोई बात कही जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसने मेरी साइकिल, सॉरी जिसने तुम्हारी साइकिल चुराई वो पकड़ा गया, तो वह पकड़ा गया कौन? क्वेश्चन करिए। तो जिसने तुम्हारी साइकिल चुराई थी वह पकड़ा गया, तो जिसने तुम्हारी साइकिल चुराई थी ये टोटल सब्जेक्ट है, ये जबकि ये घटना है, एक घटना ही यहाँ सब्जेक्ट है। तो इस बात को जानना चाहते हैं तो हमारे सब्जेक्ट का एक वीडियो लेक्चर में 10 से पहले का बेसिक एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को बताया है। उसी में आप सब्जेक्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, ये चीज आपको पता चल जाएगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द वे अक्रो, इसलिए तो मैं कहते हैं कि हर बार सब्जेक्ट राम श्याम सीता गीता वो लॉलीपॉप जो कहानी पढ़ते हैं उस तरह से चलेंगे तो नहीं, हाई स्कूल में आ गए, थोड़ा सीरियस हो जाइए। आगे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द वे अक्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, और आगे कह रहा है कि फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पर बेटा ये टोटल क्या है, यहाँ से लेकर के ये टोटल चीज जो है
ये है आपका सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट किस फॉर्म में है, तो ये नाउन क्लाउज के रूप में है ना। अपने आप में देखा जाए तो ये एक घटना है, और यहाँ पे एक घटना ही सब्जेक्ट है। और ये जो हैज है ना बाबू, अभी देखिए यहाँ से जो दूसरा पंक्ति स्टार्ट हुआ था, ये हैज ही इसका वर्ब है। इस ये सब्जेक्ट हो गया है ना, ये घटना पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट हो गया, और ये हैज क्या हो गया, इसका वर्ब हो गया, है ना। तो हैज गिवन, अब देखिए हैज है प्लस थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है आपका। और ये जो घटना है ये पास्ट है, घटना ये पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, चूंकि यहाँ पे देखिए लिखा है सुक डाउन, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो घटना हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आगे टेंस है इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे कह रहा था कि जिस तरीके से एक कौवा सुक डाउन ऑन मी, मुझ पर हिला के नीचे गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिराता है जी, बर्फ के कण गिराता है, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिराता है, एक हेमलॉक ट्री अर्थात एक पॉइजनस ट्री से गिराता है। कह रहा है कि गिराता है, ये टोटल अपने आप में घटना एक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गिराता है। तो अब देखिए गिराता है, हैज गिवन माई हॉट और चेंज ऑफ मूड एंड, और यहाँ पे हैज क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर हैज यहाँ पे ऑलरेडी हिडन है, छिपा हुआ है, ठीक है। अब हैज एक बार आ गया और उसी टेंस का यूज अभी यहाँ भी किया जा रहा है, तो दोबारा से हैज नहीं आएगा। और वही चीज देखिए यहाँ पे कवि ने क्या किया था, एंड के बाद सीधे सेव लिख दिया कि नहीं लिख दिया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे यदि ये हैज है प्लस गिवन है, मतलब कि ये हैज है प्लस बी थ्री प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसी में पास्ट कहां से आ गया, समझ रहे हैं। इसी में ऐसा संभव नहीं ना है बाबू, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है। अब यहाँ दोबारा से हैज होना चाहिए था, लेकिन यहीं से हैज को गायब कर दिया गया है, यहाँ हैज है। अब मैंने लिख को आपको दिखाया है कि प्रोज ऑर्डर देखिए एक्चुअली में कैसा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हैज गिवन माई हॉट और चेंज ऑफ मूड एंड, अब आगे कह रहा है। अब इस एंड से के बाद ये जो अगला सेंटेंस है उसको छोड़ देते हैं, पहले इतना को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब ये घटना हुई, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो कह रहा है कि हैज गिवन माई हॉट। तो यहाँ पे देखिए गिव एक ऐसा वर्ब है, गिव एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और अपने साथ ये सामान्यतः दो ऑब्जेक्ट को लेके आता है। खुद क्वेश्चन करिए गिव से, गिव का मतलब होता है देना या दिया, क्या दिया, किसे दिया, क्या दिया और किसे दिया। जैसे मैंने कहा उसने मुझे एक गिलास पानी दिया, तो पहला क्वेश्चन है कि क्या दिया, तो एक गिलास पानी, किसे दिया, तो मुझे दिया, समझ रहे हैं। तो ये गिव एक ऐसा वर्ब है जो क्या देता है जी, क्या लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये दो ऑब्जेक्ट लेता है। तो क्वेश्चन करिए कि गिव मैंने दिया, हैज गिवन यानी कि मुझे सॉरी दिया, तो क्या दिया, तो पहली बात। अब दूसरी बात कि किसे दिया, तो किसे दिया, तो माई हर्ट यानी मेरे दिल को दिया। और क्या दिया, तो कह रहा है कि चेंज ऑफ मूड। तो चेंज ऑफ मूड का मतलब होता है कि यहाँ पे मूड का मतलब मनोदशा लोग बता देते हैं, तो मनोदशा भी कह सकते हैं कि मनोदशा का बदलाव, यानी मन का एक बदलाव, समझ रहे हैं। तो मन का एक बदलाव मेरे दिल को दिया, समझ रहे हैं। मतलब ये जो घटना है इसने क्या दिया, है ना, तो इसने मेरे दिल को मन का एक बदलाव, मनोदशा का एक परिवर्तन दिया, मतलब इससे ऐसा हुआ, समझ रहे हैं। अब दिया का मतलब क्या है, उठा के दिया। अरे बाबू जैसे मैंने कहा उसने मुझे टेंशन दिया, तो टेंशन क्या उठा कर देने वाला कोई चीज है, मतलब उसने मुझे टेंशन में कर दिया, समझ रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ तक का सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से एक कौवा सूप डाउन हिला के नीचे गिराया ऑन मी, मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो, क्या, बर्फ के कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री यानी कि एक पॉइजनस ट्री से, तो गिराया है ना, तो उससे गिराया। अब आगे क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट, अब गिवन क्या दिया, किसे दिया, तो क्या दिया, तो यहाँ पर और चेंज ऑफ मूड मतलब मनोदशा का एक बदलाव, एक परिवर्तन, और किसे दिया, तो मेरे दिल को, है ना। तो जब गिराया तो क्या हुआ जी, तो गिराया तो उसने मेरे दिल को क्या दिया, एक मनोदशा का परिवर्तन या एक मन का परिवर्तन या बदलाव दिया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि एंड और हैज। अब देखिए ये एंड के साथ जो अगला सेंटेंस है यह प्रेजेंट परफेक्ट है और इसी का पार्ट है, एंड हैज। अब चूंकि हेड मैंने लिखा है, चूंकि प्रोजॉटम लिखा तो लिख के दिखाया आपको, वहां पे हैज गायब हो गया है ना। तो यहाँ पर एंड हैज सेव्ड होना चाहिए था, ठीक है, एंड हैज सेव्ड। और यहाँ पे देखिए, और अब चूंकि मैं अब एक बार यहाँ पे आई होना चाहिए था, सब मतलब कवि की बात हो रही है, एंड सेव्ड सम पार्ट, है ना। एंड एंड के बाद हैज सेव्ड माने बचा लिया, क्या बचा लिया जी, सम पार्ट यानी कुछ पार्ट, ऑफ अ डे यानी एक दिन के कुछ भाग, समझ लीजिए एक दिन के कुछ भाग को बचा लिया। आई हैड रूइड, अब यहाँ पे जो अपने मन से सेंस रख दीजिए कि जो या जिसे
है ना, जिसमें मैं दुखी था। तो यानी यहाँ कहने का सेंस इतना है कि एंड हैज सेव्ड, और मैंने बचा लिया सम पार्ट यानी कुछ भाग को, ऑफ अ डे एक दिन के, अर्थात एक दिन के कुछ भाग को मैंने बचा लिया। कुछ भाग को बचा लेने का तात्पर्य यह है कि कभी जैसे मान के चलिए यदि सपोज 2 घंटे से अफसोस में या दुख में था, और कौवा आता है, हम लॉग ट्री पे बैठता है, वो वहां पे मूवमेंट होती है और बर्फ के कण उस पर गिरता है और उसका ध्यान टूट जाता है और उसे लगता है कि मैं जो सोच रहा था कर रहा था वो बीती हुई चीज थी, वो गलत है, अब प्रेजेंट को खराब नहीं करना चाहिए था। तो वही कह रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ पार्ट, जैसे मान के चलिए यदि 4 घंटा बीत गया था, तो अब 4 घंटे यदि बाकी हो सपोज करिए दिन का, तो वही कह रहा है कि कुछ भाग को मैंने बचा लिया। अब यहाँ पे देखिए जैसे अ डे है ना, इसकी ये विशेषता बता रहा है कि आई हैड रूड का मतलब है कि जिसको मैं या जिसमें मैं दुखी था, या जिसमें मैं दुखी हुआ था। जिसमें मैं दुखी होने का क्या मतलब है, आप बैक जाइए, जिसमें वो दुखी था यानी 4-5 घंटा पहले जिसमें वो दुखी था, अब उसमें से कुछ हिस्से को मैंने बचा लिया जब ये घटना हुई उसके बाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पूरे में आपने देखा कि सर यहाँ पे ये अपने आप में ये घटना, जहां पे मैंने कोष्टक में ये किया है, ये टोटल एक सब्जेक्ट था, है ना, एक घटना के रूप में हमारा सब्जेक्ट है, इसको नाउन क्लाउज कहते हैं, है ना। और उसके बाद से कह रहा है कि हैज गिवन, तो यहाँ पे ये घटना आपका पास्ट इंडेफिनिट था, इसमें पहला टेंस का यूज था, और दूसरा टेंस है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, यहाँ पे ऐसी कहा होता प्रेजेंट परफेक्ट ही था, और यहाँ पे आई हैड रोड ये आपका पास्ट परफेक्ट है। तो ये टोटल जो है, इस टोटल प्रोज में सॉरी पोएट्री रिलेशन में डस्ट ऑप्शनों में 3 टेंस का यूज किया गया। पहला है आपका पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और तीसरा है आपका पास्ट परफेक्ट। तो इस तरीके से आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको काफी पसंद आया होगा, और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं और भी ज्यादा डीप और स्पष्ट बताने की प्रयास करूंगा। अब यहाँ पे देखिए वोकैब, यहाँ पे आप इसे पढ़ के याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, 2-4 वोकैब है। यहाँ पे द वे का मतलब मैनर से है कहीं ना कहीं, यहाँ रास्ता से नहीं है, जिसका मतलब होता है वह तरीका, या और भी सेंस निकालिएगा तो जिस तरीके से। आगे कह रहा है कि सुक डाउन का मतलब होता है हिलाकर नीचे गिराना, और ऑन मी का मतलब होता है मुझ पर, सॉरी मुझ पर। और आगे कह रहा है कि हेमलॉक ट्री मतलब पॉइजनस ट्री का मतलब होगा एक विषैला पौधा। आगे कह रहे हैं देखिए अचेंज, यहाँ पे अचेंज एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, इससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो परिवर्तन करना नहीं, यहाँ पे इसका होगा एक बदलाव या एक परिवर्तन। और यहाँ पे मूड को स्टेट ऑफ मूड माइंड, स्टेट ऑफ माइंड माने कि ये दिमाग का एक दशा की बात कर रहा है, मतलब मनोदशा ऐसा। आगे कह रहा है रू का मतलब होता है दुखी होना, पछताना, या फिर होता है अफसोस करना, है ना। आगे कह रहा है सेफ, सेफ को हम लोग एस्केप कहते हैं, इसका सेफ मीनिंग मतलब दोनों का सेम मीनिंग होता है। आई सेफ का मतलब क्या होता है, बचाना। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा, ये थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन मैंने आपको वो सच दिखाने का प्रयास किया और बताने का प्रयास किया कि यदि आप पोइट्री को इस तरीके से पढ़ते हैं, या कोई भी चीज, खासतौर पर इंग्लिश जो हम बात कर रहे हैं, इसको यदि अपने अंदर इस तरह का जिज्ञासा ला के पढ़ेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको समझेंगे, जो ग्रामर पढ़ रहे हैं उसको हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे कहाँ कॉन्टेंस है क्या है नहीं है, तो ये अब जिज्ञासा जब आपके अंदर आएगी ना, तो ही आप इंग्लिश को जड़ से पकड़ पाएंगे और सीख पाएंगे, और आगे भी आप चल पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगले वीडियो में हम जो है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैंने केवल एक्सप्लेनेशन और वोकैब बताया है ना। और अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि पोइट्री से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने नंबर का क्या आता है, और उसमें बिना कुछ याद, बिना क्वेश्चन आंसर लिखे वगैरह कैसे हम पोइट्री 7 नंबर का आता है, ठीक है, एग्जाम में, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इन सभी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।